हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये आपने खबर अभी सुनी है थोड़ी देर पहले कि पेशावर हाई कोर्ट ने फिर से रीइंस्टेट किया है पीटीआई का ये जो था बैट का निशान, और ईसीपी का जो डिसीजन था उसको नल एंड वॉइड जो है वो करार दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये इनका ट्रेडिशनल इलेक्टोरल सिंबल है और इसको देना चाहिए। ये एक आपको पता ही है कि बहुत दिनों से ये चल रहा था इसके ऊपर झगड़ा कि बैट देना है कि नहीं देना है। पहले उन्होंने दिया, फिर वापस ले लिया, फिर आज जो है रीइंस्टेट कर दिया। ये वर्डिक्ट जो है इसकी हीयरिंग आज चल रही थी। ये वर्डिक्ट उस वक्त दिया गया जबकि इसकी हीयरिंग चल रही थी, क्योंकि पीटीआई ने ये पिटीशन जो ईसीपी की थी इसको चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे पीटीआई के, उसमें ईसीपी का यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दखल अंदाजी देना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि ईसीपी ने कहा था कि अपने इलेक्शंस जो हैं वो ठीक से नहीं करवाए हैं। कोर्ट ने कहा कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये उसका हक है कि उसका एक होना चाहिए, इलेक्शन सिंबल होना चाहिए। और उन्होंने ये जो सारी की सारी हियरिंग थी ये कंडक्ट कर रहे थे 2 बेंच पेशावर हाई कोर्ट का बेंच ऑफ जस्टिस एजाज अनवर एंड जस्टिस अरशद अली। इसके बाद जो है पीटीआई के काउंसिल बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर बात करते हुए कहा कि अब कोई जो है पीटीआई को जीतने से नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने अपनी जो रूल के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो अपने डिसीजंस वो देते हैं उसके मुताबिक इन्होंने ये अपना जो है वो सुनाया है और किस्सा यानी कि वर्डिक्ट जो है वो सुनाया है, तो उसके लिए हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं जी उनको आज इनएलिजिबल डिक्लेयर किया गया है टू कंटेस्ट पोल्स फ्रॉम NA 122 एज अपैलेंट। ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने इनकी रिजेक्ट की है अपील के इनके जो हैं नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए थे, तो उसके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ट्रिब्यूनल ने लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला है इसको अपहोल्ड किया है, जिसमें कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने डिसीजन लिया था कि इमरान खान साहब के पेपर्स जो है वो सीट जो है लाहौर की उससे रिजेक्ट किए जाएँ। ईसीपी लॉयर जो हैं उन्होंने भी ट्रिब्यूनल को कहा था कि इनको डिसक्वालीफाई किया गया है और जो है आज अपैलेंट ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम जो हैं उन्होंने भी अपना ये वर्डिक्ट दिया। इससे पहले जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ऑफ रावलपिंडी ट्रिब्यूनल जो थे उन्होंने ये इनकी जो अपील आई थी अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम NA 89 मियाँ वाली, उसको भी इन्होंने खारिज किया था और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके डिसीजन को अपहोल्ड किया था। इमरान खान साहब के पेपर्स जो हैं वो NA कॉन्स्टिट्यूंसी से भी अब रिजेक्ट हो गए हैं और उनके जो होम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मियाँ वाली के उससे भी उनको रिजेक्ट किया गया था ऑन December 30, 2023। तो मतलब है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ना लड़े तो चलो कोई और 2-4 बंदे जो हैं इनकी पार्टी के इलेक्शन लड़े। तो ये जनाब है हमारे मुल्क का लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है जी। मगर फील्ड ही नहीं है तो लेवल कैसे होएगा, है जी। असल में तो बात यही है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने आज जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बड़ा खींचा, उनको बड़ा डांटा क्योंकि उन्होंने वायलेट किए हैं। उन्होंने कहा जी कि कोर्ट के ऑर्डर्स को, क्योंकि उन्होंने अलेजली पिकअप किया है पीटीआई के एक ऑफिशियल को, हालांकि उनको जो है प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। ये जो प्रोटेक्टिव बेल दी थी ये इसकी हियरिंग की चल रही थी जिसमें बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ कहलूं की जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं PP 76 के, और उसकी सारी ये सुनने के बाद उन्होंने कहा था कि ये सरगोदा से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए क्योंकि इलेक्शन लड़ना इनका हक है। तो आज इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे मुनव्वर इकबाल दुग्गल उनको अदालत में बुलाया हुआ था। उन्होंने आज CCTV की जो है वो फुटेज दिखाते हुए कोर्ट को बताया कि ये देखें जी ये बाहर गए हुए थे और प्रोटेक्टिव बेल मिलने के बाद जब ये आए हैं तो ये कुछ नामालूम लोगों के साथ जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल क्वाइटली जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहे, तो हमें पता नहीं है कि ये अब कौन लोग हैं। 3 से 4 लोग जो हैं उसमें देखे जा सकते हैं। तो आमिर फारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने पूछा कि भाई इनकी शक्लें कोई नजर आ रही हैं इन बंदों की जो इसको लेकर गए हैं बैरिस्टर साहब को, तो उन्होंने कहा जी नहीं शक्लें तो हमें नजर नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा फिर चीफ जस्टिस ने कि भाई दुग्गल साहब इस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं। तो दुग्गल साहब ने कहा जी कि हमने सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन जो उनको बताया है कि फौरन इनको ट्रेस करें और इनको सामने लेकर आएँ। और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि भाई मैं अपने ऑर्डर्स हम जो हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जबकि उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वायलेशंस जो हैं वो की जा रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरीज जो हैं डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्रीज के उनको अब बुलाया है
उन्होंने कहा जी इस बंदे को क्यों गायब किया गया है, आप आके इसका जवाब दें जनवरी 15 को। तो जनाब अब पता चलेगा क्या होएगा। एंड जनाब नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आज सारे के सारे जो पेंडिंग केसेस थे नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ उनको क्लोज कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ऑन जनवरी 1 2024 नैब ने यह रिकमेंड किया था एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि शरीफ ट्रस्ट केस जो है नवाज शरीफ और दूसरों के खिलाफ इसको बंद कर दिया जाए। कुछ अभी केसेस जो हैं इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन के वो पेंडिंग है नैब के पास, लेकिन जो नैब था उसके प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं और इनको एक्विटल दिया जाए फौरन अल अजीजिया और एवनफील्ड केसेस में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। कोई ज़्यादा डिटेल्स तो प्रोवाइड नहीं की गई हैं कि क्या इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं या इनका कितना नंबर है, यानी कि कितनी है, ये 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितनी हैं। क्योंकि पैनामा JIT जो बनाई गई थी, यानी कि पैनामा पेपर्स जब आए थे तो उस पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई गई थी, तो पैनामा JIT उसको कहते हैं, उसने जो था लिस्ट किए थे तकरीबन 30 इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली इन 2017। अब क्या इनको सब में एक्विटल मिल गया है या कुछ में मिला है ये डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन बहरहाल कहा गया है कि जी वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ऑल द केसेस, यानी कि प्रोसेस क्या बस क्लोज ही हो गए हैं सारे जनाब केसेस इनके खिलाफ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है जी उसने रेस्टोर की है डेथ सेंटेंस फॉर्मर जनरल लेट परवेज मुशर्रफ जो हैं उनके खिलाफ, जो कि सबसे पहले अनाउंस की थी एक स्पेशल कोर्ट ने। 4 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा एंड जस्टिस मंसूर अली शाह, अमीनुद्दीन खान, अथर मिनल्ला, उन्होंने जो है ये वर्डिक्ट देते हुए जो पहले उन्होंने रिजर्व कर लिया था उसको अपहोल्ड किया है स्पेशल कोर्ट के डिसीजन को। ऑन जनवरी 13 2020 लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था ये वर्डिक्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट जो कि बनाई गई थी हाई ट्रीजन केस के लिए अंडर आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन दिसंबर 17 2019 स्पेशल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी थी परवेज मुशर्रफ साहब को इस केस में अगेंस्ट PMLN का जो वो जो उसको हटाया था इन अ कू इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, और इमरजेंसी इन्होंने जो थी वो इम्पोज की थी। जनवरी 13 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये वर्डिक्ट जो है ये बिल्कुल सही नहीं है और जो है इसको जो है अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। इसको चैलेंज किया था फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने, तो आज जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको रिस्टोर किया है जी। तो ये है चक्कर, ठीक है माजिद भाई, हूँ खुश हो तुसी बेचारे परवेज़ मुशर्रफ को अब छोड़ ही दें तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, अगर आप प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं क्या करेंगे। द वायर की एक ये स्टोरी है जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इस तरह है कि आपको पता ही है कि जनवरी 22 को जो अयोध्या का राम मंदिर है उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो उसके लिए मोदी जी ने तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, लेकिन 2 हफ्ते से ये इनडिसाइसिवनेस चल रही थी कांग्रेस के अंदर कि क्या हम जाएं, क्या हम ना जाएं, क्या हम जाएं, क्या हम ना जाएं। तो आज उनकी जो टॉप लीडरशिप है सोनिया गांधी और उनके जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खरगे और जो राहुल गांधी और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इनके कांग्रेस के लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, इन सब ने आज कहा है जी कि हम में से कोई भी राम मंदिर के ओपनिंग के ऊपर नहीं आएगा। उनकी जो एक स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि लॉर्ड राम को मिलियंस ऑफ लोग जो है सारे मुल्क के अंदर वर्शिप करते हैं, तो इसको रिलीजन को एक जो है वो इलेक्शन का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। रिलीजन जो है पर्सनल मैटर है और उसको पर्सनल लेना चाहिए। ये जो आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है टेंपल इन अयोध्या, इसके साथ हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। ये आप सब कुछ इलेक्टोरल गेन के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसकी हम जो है वो करते हैं, इज्जत करते हैं, और ये जो सारे लोगों की मिलियंस ऑफ लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं लॉर्ड राम के लिए उसकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करते हैं आपका इनविटेशन, क्योंकि आप जो है इसमें अपना पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी हिंदुस्तान में सोचते हैं कि ये जो राम मंदिर बनाया गया है बाबरी मस्जिद को गिरा के बनाया है, जिसकी कि कोई मिसाल नहीं मिलती थी, क्योंकि वहां पे कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले थे कि बाबरी मस्जिद को मंदिर ढा के बनाया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इसको जो है इनजस्टिस इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इंडिया में समझा जाता है। कांग्रेस का ये डिसीजन जो है बहुत सारे लोगों ने वेलकम किया है। वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि इन्होंने जो है
कॉन्स्टेंटली कांग्रेस ने राम जन्मभूमि जो मूवमेंट चली थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि ये सारा आगे लेकर चल रहे थे संघ परिवार जो कि आरएसएस है, आपको पता ही है। और इन्होंने फिर जो ये डेमोलिशन हुई थी बाबरी मस्जिद की, इसके ऊपर भी बहुत बुरा मनाया था, जो कि कहा था कांग्रेस ने कि ये इंतहाई अनएथिकल है और पॉलिटिक्स ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म के अगेंस्ट है। तो इसलिए कांग्रेस क्यों इतने दिन से खामोश थी, लेकिन आज जब ये इनका डिसीजन आया है तो लोगों ने इसको बहुत ही अच्छा समझा है। उन्होंने कहा जी कि ये मोदी जी और उनकी बीजेपी जो है ये मैस हिस्टेरिया जो ये ड्राइव कर रहे हैं कि हिंदू एक राष्ट्र बनाने की जरूरत है, और हमारा कमाल है कि हमने अयोध्या के अंदर ये राम मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद की जगह। तो एज अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस जो है उसने कहा कि हम ये नैरो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर का सोचते हैं और हमारी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, और ये जो बीजेपी की मेजॉरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है, जो माइंडसेट है, उससे हम परे हैं। तो आज जो कांग्रेस है वो जरा थोड़ी सी एक हट के पार्टी नजर आई और लोगों ने इसका बहुत ही स्वागत किया। मुकेश अंबानी जी जो हैं जी, आपको पता ही है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आज ये बात कर रहे थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में, और आज इन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए। एक तो इन्होंने मुबारकबाद दी उन सब लोगों को जो कि यहाँ पे जमा हुए थे, मोदी जी की उन्होंने जम के तारीफ की। उन्होंने कहा अंडर हिज विजनरी लीडरशिप हम ये जो हैं इतना 20 साल से ये समिट यहाँ पे करवा रहे हैं, और ये जो थी 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट थी। वो कहते हैं दिस इज द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन्वेस्टर समिट इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा जी कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मोदी जी की वजह से, जो ना सिर्फ नेशनलिस्ट बल्कि इंटरनेशनलिस्ट जो हैं एक लीडर बन के उभरे हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन तमाम की तमाम इनको याद रखेंगी। इन्होंने एक सॉलिड फाउंडेशन विकासित भारत के लिए रखा है, यानी कि जिसमें कि पूरी तरह से ये भारत का विकास होगा, यानी डेवलपमेंट आएगी बेतहाशा। और जो है ये इस अमृत काल में उन्होंने कहा जी कि भारत सिर्फ एक डेवलप्ड नेशन की तरह बहुत आगे जाएगा। वो कहते हैं जी मेरा आना तो हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया से, लेकिन मैं जो है मॉडर्न इंडिया की ग्रोथ सिटी से मैं बिलोंग करता हूं, यानी गुजरात से, और मैं एक प्राउड गुजराती हूं। और जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो जिस वक्त न्यू इंडिया की बात करते हैं तो वो गुजरात की तरफ देखते हैं, जिसका कि मॉडल हमको फॉलो करने की जरूरत है। ये वाहिद लीडर हैं जिसने के हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म किया है, और ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम्स। तो इस पे उन्होंने आज बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है जनाब मुकेश अंबानी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि बाय 2047 इंडिया इज गोइंग टू बी अ 35 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी। तो मतलब है कि ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो सबसे आगे है वो अमेरिका है, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, यूके एंड फ्रांस। तो यानी कि अमेरिका की भी 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तो नहीं है। तो पायान फिर ये कहते हैं जी कि ये इंडिया आगे नहीं, तो इसका मतलब इंडिया सबसे शक्तिशाली कंट्री बन जाएगा। क्या बात है जी, मुकेश अंबानी साहब ने भारत जनाब आज ये किया। और जनाब ऋतिक रोशन साहब जो हैं ही टर्न्ड 50 टुडे। तो ना सिर्फ उनकी गिरिल फ्रेंड बल्कि उनकी जो एक्स वाइफ हैं उन्होंने आज इनको बड़ी बधाइयाँ दी। इनकी जो गर्लफ्रेंड है सिंगर एक्टर सबा आज़ाद, उन्होंने इनको बड़े प्यारे मैसेजेस दिए, और उन्होंने कहा जी कि हियर्स टू चूजिंग लव एवरी डे द वे यू डू इट फॉर अनदर 100 years। और फिर इनकी जो एक्स वाइफ हैं सुजैन खान, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बड़े प्यारे मैसेजेस डाले, और उन्होंने इनकी बड़ी तारीफ की, और इनकी जो एज अ फादर डेडिकेशन है टुवर्ड्स सन रिहान एंड रिधान उनके लिए। और उन्होंने कहा कि वैसे तुम 50 के हो लेकिन तुम लगते जो है 30 के हो। इसके अलावा जितनी भी जो इंडस्ट्री है उसने भी इनको जो है बड़ी बधाइयाँ दी। आपको पता ही है कि इनकी फिल्म अब आने वाली है टाइगर, तो लोग उसका भी बड़ा वेट कर रहे हैं। दीपिका पाडुकोण के साथ है, हैं जी मजिद भाई। तो दीपिका पाडुकोण ने फिर तबाहियाँ उसमें मचाई हैं। मैंने आपको बताया था ना, बड़े उन पे एतराज़ हुआ है। वो जो है स्क्वाड्रन लीडर बनी हुई है और बिकनी उन्होंने पहनी हुई है, तो लोगों ने बहुत ही एतराज़ किया। बहरहाल बड़ी हसीन खातून है, आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, शाहिद कपूर और कृति सेनन की जो एक कह रहे थे कि फिल्म आने वाली है लेकिन उसका टाइटल का कुछ पता नहीं चल रहा था, आज उसके टाइटल के बारे में पता चल गया है। इन दोनों की बड़ी जालिम किस्म की जो केमिस्ट्री नजर आ रही है वो आ रही है फिल्म में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।
ये फिल्म का नाम है और जनाब ये फिल्म जो है इसको रिलीज किया जाएगा अहेड ऑफ वैलेंटाइंस डे, यानी कि 14th को होता है वैलेंटाइंस डे, तो फरवरी 9th को ये रिलीज की जाएगी। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लिखा कि दिस वैलेंटाइंस वीक एक्सपीरियंस इम्पॉसिबल लव स्टोरी। इसको बना रहे हैं मैडॉक फिल्म प्रोडक्शंस वाले और फैंस जो हैं ये बड़ी इनकी केमिस्ट्री देख के बड़े जो हैं वो अप्रिशिएट इनको कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया भी नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित जोशी और आराधना शाह। तो अब आपको अगर इस फिल्म का इंतजार है तो थोड़ा इंतजार करो, हैं जी, वैलेंटाइंस पे आएगी से थोड़ा पहले। और जनाब फर्स्ट रिव्यूज जो हैं वो आ चुके हैं। विजय सेतुपति जो कि साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं और कैटरीना कैफ की जो थ्रिलर है मैरी क्रिसमस, उस वो अब जो है उसके फर्स्ट रिव्यूज आए हैं। इस फिल्म को बनाया था श्री राम राघवन ने और इससे पहले इन्होंने बड़ी जबरदस्त एक और भी फिल्म बनाई थी आधाधम 2018 में। इसके ऊपर बात करते हुए फिल्म मेकर विगेश सिवन ने कहा है कि मैंने ये फिल्म देखी है इससे पहले कि ये थिएटर्स में जाती, और अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम एब्सोल्युटली awestruck by the outstanding performances by Vijay Sethupathi and Katrina। ये फिल्म जो है उन्होंने कहा जी जबरदस्त तरीके से लिखी हुई है, अमेजिंग थ्रिलिंग स्क्रीन प्ले है फ्रॉम द जीनियस श्री राम, यानी कि जो श्री राम राघवन जिन्होंने के फिल्म बनाई है। और वो कह रहे हैं जी कि ये आपको इट टेक्स यू बैक टू अल्फ्रेड हिचकॉक टाइम्स। और फिर वो कहते हैं जी कि म्यूजिक जो है इसके अंदर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है और लास्ट 30 मिनट्स तो आर सो गुड। तो वो सबको उन्होंने कहा जी कि प्लीज गो टू द थिएटर्स ऑन जनवरी 12th एंड वॉच दिस फिल्म। पाकिस्तान के अंदर जी जका अशरफ जो कि हेड ऑफ पीसीबी इंटरम मैनेजमेंट कमेटी हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा जी कि फॉर द नेक्स्ट 2 years हमने जो पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हैं वो बहुत ही धांसू किस्म की प्राइस के ऊपर हमने बेचे हैं, तो इसमें 3 बिलियन रुपीस का इंक्रीज आया है इस दफा। पीएसएल के जो प्रीवियस जो 2 साल की डील थी ब्रॉडकास्टिंग की वो तकरीबन जो थी 4.35 बिलियन रुपीस की थी, तो अगर इन्होंने कहा जी कि 3 बिलियन और ज्यादा, तो इसका मतलब है कि अब जो करंट डील हुई है वो दैट इज 7.35 बिलियन रुपीस की, विच कम्स डाउन टू $26 million विच इज वेरी गुड। पीएसएल की जो कमिश्नर है नायला भट्टी, उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बड़ी है लेकिन ये बहुत बड़ी सक्सेस है इसलिए कि पीएसएल का ब्रांड जो है वो दिन ब दिन बड़ा इंप्रेसिव होता जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। 4 बिडर्स थे इसके अंदर, जियो स्पोर्ट्स, टावर स्पोर्ट्स, पीटीवी स्पोर्ट्स एंड एआरवाई स्पोर्ट्स। तो लेकिन ये जो बिड जीती है ये एआरवाई स्पोर्ट्स ने जीती है क्योंकि उसकी हाईएस्ट बिडिंग थी। और वो कहते हैं जी जका साहब के इन्होंने 47 से 48% तक बढ़ा दी थी अपनी बिडिंग कंपेयर टू द लास्ट साइकिल। अशरफ साहब ने कहा जी कि इसमें से जो 95% अमाउंट है वो फ्रेंचाइज ओनर्स को दिया जाएगा ताकि वो गेम ऑफ क्रिकेट को और ज्यादा जो है बढ़ावा दे सकें, और इसमें से सिर्फ 5% जो है वो पीसीबी के पास आएगा। है माजिद भाई, तो 26 मिलियन में से 5% क्या होता है, जरा हिसाब लगाओ। अभी थोड़ी देर बाद $1 मिलियन बनते अच्छा जी, तो ऐसे है। और जनाब विराट कोहली जी मेरे फेवरेट, वो जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो फर्स्ट इनकी T20 सीरीज होने वाली है जो कि शुरू हो रही है जनवरी 11 से, वो अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, यानी कि कल है ना जनवरी 11, कल से शुरू हो रही है ये, तो उसमें वो कहते हैं जी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगा बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। अब रीजंस क्या उन्होंने बताए नहीं है। इस सारी चीज की जानकारी जो है हेड कोच राहुल द्रविड़ साहब ने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर दी। कोहली साहब ने जो लास्ट T20 खेला था वो था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स जो थे उसमें। तो लेकिन T20 ये जो सीरीज अफगानिस्तान के साथ हो रही है इसमें वापस आए हैं रोहित शर्मा, और हो सकता है कि अपनी साइड को ये लीड भी करेंगे। जो पहला मैच है खासतौर पे जो मोहाली में कल होने वाला है, मोहाली में, उसके अंदर। तो अब जब विराट कोहली नहीं है तो शुभमन गिल को लाया गया है और वो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। और ये जो सीरीज है ये इंडिया की लास्ट असाइनमेंट होगी इन ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है बिफोर T20 वर्ल्ड कप। आपको पता है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो उससे पहले ये सिर्फ इनकी लास्ट सीरीज है T20, उसके बाद अब ये T20 नहीं खेलेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, स्टीव स्मिथ जो हैं वो अब टेक ओवर करेंगे डेविड वार्नर के एज एन ओपनिंग बैट्समैन विद उस्मान ख्वाजा। सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने यह बात कही है क्योंकि इनका 2 मैच सीरीज जो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज शुरू होने वाला है लेटर दिस मंथ। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि
हम कंसिडर ही कर रहे थे स्टीव स्मिथ को और ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कि कौन इनमें से ओपन करेगा, क्योंकि वार्नर जो है आपको पता ही है उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। तो बेली ने रिपोर्टर्स को कहा कि ये बड़ी ही अच्छी और खुशखबरी है कि स्टीव खुद ही सामने आ गए और उन्होंने कहा जी कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, और हम इसके बारे में ऑलरेडी भी बात कर रहे थे कि अगर स्टीव जो है वो ओपन करे तो अच्छा रहेगा। तो उसने जब खुद आके कहा तो हमको अच्छा लगा। ते पायन ए सी आज दियां खबरें, ये थी आज की खबरें।